हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम आकाश है और मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। बेसिकली ये किताब है, एक अभिनय की भारतीय पद्धति। प्रसन्ना का बुक है ये। और प्रसन्ना जी के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि वो एक थिएटर के डायरेक्टर हैं और कह सकते हैं कि एनएसडी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो इरफान खान के गुरु हैं और एक तरीके से उसी समय के जो एक एक्टर का बैच था, जैसे कि विजय राज करके थे एक लोग, कौवा बिरयानी के नाम से आप लोग उनको जानते होंगे। वो बहुत फेमस उनका सीन है जो वायरल हुआ है और हुआ था, तो उनके नाम से आप लोग उनको जानते होंगे। उनके भी मतलब डायरेक्टर रहे हैं, उनको भी इन्होंने सिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एक तरीके से ऐसा किताब है जो कि अगर आप अभिनय करते हैं, अगर आप एक्टिंग करते हैं स्टेज के लिए, और स्टेज के लिए मेरा कहने का मतलब है कि थिएटर में, देखिए थिएटर और फिल्म दोनों अलग अलग है चीज़ें, लेकिन फिल्म में टेक्निकल नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए बेसिक जो उसका है जैसे कि एक्टिंग, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही ना। तो वो आपको जो एक्टिंग किस तरीके से करना है उसको कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। मैं पर्सनली इस किताब को एक बार पढ़ चुका हूँ और मैंने इसमें टिक भी लगा दिया है इम्पॉर्टेंट नोट्स का, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैंने टिक लगाया है। और इस किताब को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा और उसका वीडियो बना कर मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। इस सीरीज़ की तरह एक तरीके से ये रहेगा। तो अगर आप लोगों को जानना है कि इसमें क्या क्या लिखा है तो आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा इसका, और इससे क्या होगा कि मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग खुद से पढ़ें इस किताब को लेके। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका इससे उच्चारण सही होगा। पढ़ने से आपका क्या होगा कि इमेजिनेशन भी ठीक होता है एक तरीके से। जब आप पढ़ते हैं उसको समझ के चीज़ों को, तो आपका दिमाग जो है उसको चित्र के रूप में आपको दिखाता है आपके दिमाग में, तो आपका इमेजिनेशन भी ठीक होता है और कहीं ना कहीं बड़ा ही अच्छा फील होता है किताब पढ़ने के बाद। क्योंकि आजकल जो है फ़ोन और डिजिटल ही लोग ज़्यादा हो गए हैं और अभिनय के विद्यार्थी को किताब पढ़ते रहना चाहिए, ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और पढ़ते हैं इस किताब को ज़्यादा बात किए बिना, क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर इसका जो है वो है, अच्छा मैं समझाऊंगा नहीं इस किताब को, जैसे कहीं कहीं मैं समझा दूंगा जो मुझे समझ में आया। आप इसको पढ़ेंगे तो आपके समझ में कुछ अलग आएगा। हो सकता है कि मेरा थिंकिंग किसी चीज़ को लेके वो अलग हो सकता है आपका अलग हो। गलत सही कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि लिखा तो सेम चीज़ है, लेकिन इसको मैं किस तरीके से लेता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपने समझ के हिसाब से कुछ चीज़ों को समझा दूंगा जो मुझे समझ में आया। वैसे तो मैं केवल पढ़ूंगा इसको। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। ओके। पहला चैप्टर है अवास्तविकता का खेल। आप लोगों ने नाटक को लेकर वे चुटकुले सुने होंगे जिनमें उसे झूठ का दर्जा दिया जाता है। ऐसे काफ़ी चुटकुले आजकल प्रचलन में हैं। जब कोई अच्छा भावना दिखाते हुए कोई बात करता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो लोग मजाक उड़ाने के अंदाज में कहते हैं, क्या ड्रामेबाजी कर रहा है। हम रंगकर्मियों को ऐसे जुमले सुनकर चिड़चिड़ाहट होती है, पर ये रंगकर्म के लिए नहीं बल्कि फरेबी हरकतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी हो, इस बात से इनकार किया जा सकता है कि नाटक और झूठ में एक नाता है। इनकार नहीं किया जा सकता है कि नाटक और झूठ में एक नाता है, काफ़ी गहरा नाता। नाटक वास्तविक नहीं है, नाटक वास्तविक नहीं होता। अच्छा, ये हेडलाइंस है, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि नाटक वास्तविक नहीं होता, ये हेडलाइन है।
आपको दिखा देता हूँ कि ये सब हेडिंग टाइप का है ये। अब इसके बारे में ये लिखा है तो मैं इस तरीके से थोड़ा आपको जानकारी हो जाए इसलिए बता दे रहा हूँ। अच्छा, मंच पर जो भी घटित होता है वे सच नहीं होता, वो सच नहीं होता। किसी की मृत्यु होती है तो होती नहीं है, प्यार होता है तो होता नहीं है, शादी होती है तो होती नहीं है। यानी मंच पर जो दिखता है वो होता नहीं है। इस अर्थ में रंगमंच अवास्तविक होता है, झूठ होता है। नेपथ्य से देखें तो साफ हो जाता है कि मंच पर दिखने वाला हर दृश्य कितना झूठा होता है। जो मंच पर घटित होते हुए दिखता है, जो मंच पर घटित होते हुए दिखता है, उसका कोई नाता ऑडिटोरियम के बाहर के संसार से नहीं होता। हम जो संवाद बोलते हैं, जो हरकतें करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, कुछ भी हमारी निजी जिंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखता। मंच पर दिखने वाली हर घटना या दृश्य निर्मित होता है, कल्पित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रंगमंच एक खेल है। ये दूसरा सब हेडिंग है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? रंगमंच एक खास तरह का खेल है जो झूठ के आधार पर खेला जाता है, झूठ के आधार पर बनाकर खेला जाता है। फिर भी इसका मकसद झूठ कहना या मिथ्या वाचन नहीं होता। यही इस खेल की खूबसूरती है। दरअसल रंगमंच का लक्ष्य झूठ या मिथ्या का उल्टा होता है। इसका उद्देश्य सच्चाई की खोज है। रंगकर्म का मिथ्या आधार सच्चाई की खोज के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक या प्रविधि है। अगर आप इस मिथ्या आधार का उपयोग नहीं करेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। अभिनेता को रंगकर्म के इस पक्ष का ध्यान रखना होगा। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आजकल अभिनेता यथार्थ को लेकर ज़्यादा ही आग्रही होते हैं। समकालीन अभिनेता अपने अभिनय में एक विशिष्ट प्रकार की शैली का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है यथार्थवाद। इस आग्रह का नतीजा ये होता है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यथार्थ को दिखाना या उसे अभिव्यक्त करना भर सच्चाई है, कि यथार्थ को दिखाना या उसे अभिव्यक्त करना भर ही सच्चाई है। पर ऐसा होता नहीं है। यथार्थवादी रंगकर्म की जो आधारशिला होती है वो अवास्तविकता और झूठ की बनी होती है। यथार्थवादी रंगमंच का उद्देश्य भी सच्चाई को पाना है। अब दूसरा पढ़ते हैं। छज का एक आनंददायक खेल। मैं रंगकर्म या नाटक को एक क्रीड़ा या खेल कहता हूँ। दूसरे खेलों की तरह नाटक के इस मिथ्या या छज खेल के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। यदि इसका प्रदर्शन मंच पर दर्शकों के सामने और उनके लिए होता है तो यह एक मूल्य अर्जित करता है। अगर रंगकर्म एक खेल है तो उसे उसी तरह खेला जाना चाहिए। पर दूसरी तरफ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर मंच पर जो नाटक हो रहा होता है उसे दैनंदिन जीवन की जीवनचर्या में उतारेंगे तो समाज में मजाक के पात्र बन जाएंगे। नाटक मंच पर ही शोभित होता है, मंच से परे नहीं। नाटक अगर एक क्रीड़ा या खेल है, जो वो है, तो उसे खेल के तरीके से ही खेला जाना चाहिए। कई तरह के खेल होते हैं, जैसे गेंद से खेले जाने वाले या गुड्डे गुड़ियों से खेले जाने वाले या शतरंज, जो युद्ध के मैदान की तरह सुसज्जित खेल होता है, या शब्द पहेलियाँ जिनको अंग्रेज़ी में क्रॉसवर्ड पज़ल भी कहते हैं। होली जैसा त्यौहार भी एक खेल है जिसमें गालियाँ भी जमकर दी जाती हैं। इन सब की तरह रंगकर्म का खेल भी आनंद के साथ खेला जाना चाहिए। ओके, ये तो मतलब अभी तक ये बता रहे हैं कि ये खेल है, किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। स्टेज के चीज़ों को रियल लाइफ में नहीं उतारना होता है, नहीं तो आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः कई भारतीय भाषाओं में नाटक के लिए खेल या उसका कोई
समतुल्य शब्द चलता रहा है। जैसे कन्नड़ में लोक नाटकों के लिए आटा शब्द चलता है, मतलब कन्नड़ में लोक नाटक जो होता है उसको आटा बोलते हैं। आटा का मतलब कन्नड़ में खेल है, और इसी से दूसरे शब्द भी बने हैं। जैसे जो लोक नाटक खुले में होते हैं उनको कन्नड़ में बायला आटा कहते हैं, बायला आटा कहते हैं, और जोगियों के नाटक को जोगियाटा और कृष्ण चरित्र पर आधारित नाटकों को परिजात आटा। मलयालम में अट्टम का अर्थ भी खेल होता है, और कुडियट्टम जैसे शब्द भी उसी से बने हैं। हिंदी भाषी इलाके में गांवों और कस्बों में नाटकों के लिए खेला शब्द चलता है। मतलब बिहार में देखे होंगे तो खेला होने वाला यूपी वगैरह में तो खेल शब्द मैक्सिमम यूज़ होता है। अब बिहार जैसे इलाकों में भी अभी विदेशिया का खेला या भिखारी ठाकुर का खेला जैसे प्रयोग नाटक के सिलसिले में होते हैं। भिखारी ठाकुर कौन है? तो बिहार के बहुत एक तरीके से बहुत अच्छे आर्टिस्ट, उनका कई गाना वगैरह भी है भिखारी ठाकुर का, और बहुत बढ़िया गाना है, आप लोगों को जाके सुनना चाहिए, मीनिंगफुल गाना है उनका। तो आगे पढ़ते हैं। और भारतीय भाषाओं में ही क्यों अंग्रेज़ी में भी नाटक के लिए प्ले लिखा गया है और बोला जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब दूसरा सब हेडिंग, कमल पुष्प की तरह। रंगमंच और झूठ के रिश्ते के सिलसिले में मुझे एक और उपमा या रूपक का उदाहरण देने दीजिए। जैसे कीचड़ में कमल पैदा होता है, वैसे ही झूठ से सच्चा रंगमंच पैदा होता है। कमल का फूल खूबसूरत होता है और कीचड़ गंदा, फिर भी दोनों अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे कमल कीचड़ में अपनी जीवनी शक्ति प्राप्त करता है और फिर सौंदर्य का रूप ग्रहण करता है, वैसे ही नाटक भी अपनी जीवनी शक्ति झूठ या मिथ्यात्व से ग्रहण करते हुए सत्य को सामने लाता है। मतलब बाकी सारी चीज़ें तो झूठ होती हैं, काल्पनिक नहीं, मतलब कि एक तरीके से क्रियाबद्ध होती हैं, मतलब बनाया जाता है, रिहर्सल किया जाता है, कोई एक्शन किया जाता है किसी को मारने का, तो वो सच्चा नहीं होता। लेकिन उसके थ्रू जो मैसेज जाता है वो सच्चा होता है, वो समाज से उठाया गया मैसेज होता है, या जो दृश्य होते हैं किस तरीके से समाज में होता है। जैसे कमल का फूल कमल के पौधे का ऐश्वर्य है, उसी तरह सत्य भी नाटक प्रस्तुति का ऐश्वर्य होता है। रंगमंच को अपना ये लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। कह सकते हैं कि सच्चाई भरी बात उद्घाटित करना ही रंगमंच का मूल मकसद है। मतलब सच्चाई जो है उसी को प्रस्तुत करना रंगमंच का मूल मकसद है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन का नैतिकता। रंगमंच का मुख्य उद्देश्य कई तरह से परिभाषित किया गया है। कुछ लोग यह मानते हैं कि इसका मकसद मनोरंजन है, कुछ ये कहते हैं कि ये नैतिकता की शिक्षा है, कुछ की नज़र में राजनैतिक क्रांति करना है, और ये मानने वाले भी हैं कि रंगमंच से सामाजिक चेतना फैलती है, तथा ये धारणा रखने वाले भी हैं कि ये एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये सारी धारणाएं प्रासंगिक हैं, ये सारी धारणाएं प्रासंगिक हो सकती हैं। सॉरी, कहीं मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ पढ़ने में, क्योंकि मैं जब फ़ोन पे स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो वो जो लाइट आ रहा है फिर तुरंत फोकस चेंज हो रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मुझे। पर इसमें से कोई रंगमंच के असल उद्देश्य को सामने नहीं लाती। थिएटर या रंगमंच को लेकर ये अलग अलग दृष्टिकोण स्वाभाविक प्रक्रिया में आए हैं। भिन्न भिन्न ऐतिहासिक कालखंडों से रंगमंच के उद्देश्य को लेकर अलग अलग की धारणाएं सामने आती रही हैं। इस कारण बाज दफ़े नाटक करना या खेलना एक वैचारिक युद्ध भूमि भी बन गया है।
बहसें बढ़ती जाती हैं बहसें बढ़ती जाती हैं और लोग ये कहते पाए जाते हैं कि उनकी फला धारणा ही रंगमंच का असल मकसद होना चाहिए और दूसरी तरह की धारणाएं असली नहीं हैं। मतलब कि कई लोग कहते हैं कि हम जो धारणा बनाए हैं कि रंगमंच का यही मकसद है, रंगमंच करने का वही सही है, और बाकी सारी चीज़ें जो जो बाकी लोग बोलते हैं कि ये है वो झूठ है। ऐसा ही ये बोल रहे हैं यहाँ पे। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि फला तरह के रंगकर्मी ही असली रंगकर्मी है और बाकी रंगमंच के दुश्मन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो एक डिबेट चलता है कि हम जो एक्टिंग करते हैं वो असली एक्टिंग है, एक्टिंग उसी तरीके से होती है, बाकी जो दूसरा एक्टिंग कर रहा है वो ख़राब है या वो तो फर्जी एक्टर है या रंगमंच का दुश्मन है। वो समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरह के तर्क कई बार रंगमंच को लेकर साफ गोई नहीं बल्कि उलझन और भ्रम ही पैदा करते हैं। ऐसे तर्क देने वाले अपने अधपक्के वैचारिक आग्रहों से रंग जगत पर अनावश्यक वैचारिक बोझ बढ़ाते हैं और इस प्रक्रिया में नाटक करने का मज़ा किरकिरा हो जाता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि रंग कर्म का बुनियादी उद्देश्य तो सहजता के साथ सत्य यानी सच्चाई का बयान है, जो भी मज़ा लेते हो वो भी मज़ा लेते हुए। मतलब ये कह रहे हैं सच्चाई का प्रस्तुतिकरण है और वो भी कैसे? मज़ा लेते हुए। मतलब कि अगर आपको जो नाटक का मकसद है सच्चाई तो प्रस्तुत करना है, लेकिन उसको आनंद लेते हुए करना है सबके सामने। अच्छा, ये मैं कैमरे का लेंस जो है वो थोड़ा इधर है और मैं इधर देख के बोल रहा हूँ, तो मेरा खुद का यहाँ पे फेस आ रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा और जो मेन मैसेज है इस किताब को उसको समझिएगा। ईश्वर और रंग कर्म, ये दूसरा सब हेडिंग है। ईश्वर और रंग कर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बीते वक्त में रंग कर्म ईश्वर के साथ संवाद कायम करने का एक माध्यम था। यह भी कहा जा सकता है कि ईश्वर और रंग कर्म की अवधारणा का उदय साथ साथ हुआ। गौर करें कि रंग कर्म का माध्यम कितना पुराना है। शायद मनुष्य ने जब बोलना सीखा उससे पहले का, और निश्चित ही सृजनात्मकता खेलने की उत्पत्ति के पूर्व रंगमंच या रंग कर्म अस्तित्व में आ चुका था। क्यों? इसकी क्या आवश्यकता थी? मतलब इस लाइन में, इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि रंग कर्म को ईश्वर के साथ जोड़ा गया है, और एक तरीके से ये रंग कर्म कब आया? जब इंसान बोलना भी नहीं जानता था। अच्छा, इसके ऊपर एक धारणा चलता है, प्रचलित होता है। सॉरी, मैं यहाँ से थोड़ा अभी रुक रहा हूँ इस जगह से। एक देवेंद्र राज अंकुर जी का किताब है, मैंने वो पढ़ा था, उसमें भी लगभग ये सेम चीज़ कहा गया था। आदिम रंगमंच शायद उसका पहला चैप्टर है, उसमें ये कहा गया था कि नाटक का आविष्कार कैसे हुआ। मतलब इसका तब हुआ जब आदि मानव युद्ध करने जाते थे, और शिकार करने जाते थे, और वहाँ से जब शिकार करके आते थे तो वो अपनी कहानी बताते थे अपने ग्रुप में कि आज ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वो इशारे के थ्रू, मतलब ऐसे ऐसे अपना जो भी उनका बॉडी लैंग्वेज होता हो उसके थ्रू, बोल के नहीं। उस वक्त वो लोग, मतलब एक भाषा शैली का निर्माण नहीं हुआ था उस वक्त, ऐसा कहा जाता है। और हालांकि ये ग्रुप कैसे बना, शिकार करना कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब भी उसमें डिस्कस हुआ। बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं उसको पूरा यहाँ पे विस्तार से बताने लगा तो। लेकिन हाँ, ये लगभग ये चीज़ें सेम है प्रसन्ना की किताब में भी और उनके किताब में भी, कि रंगमंच का आविष्कार तब से हुआ जब इंसान बोलना भी नहीं जानता था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जिस आदि मानव ने अनुष्ठानिक रंगमंच या सृजन किया, उसके पास ऐसा करने की कोई न कोई वजह रही होगी। उस समय न किसी सामाजिक सुधार की ज़रूरत थी और न राजनैतिक बदलाव लाने की चाहत विकसित हुई थी। उस समय न तो समाज
आज की तरह संगठित हुआ था और न राजनैतिक संस्थाएं विकसित हुई थीं, और आज की तरह विशुद्ध कलात्मक अभिव्यक्ति की आकांक्षा भी आदिम समाज में नहीं पैदा हुई थी। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि मैसेज देना, समाज सुधारना और ये सब करना नाटक का उद्देश्य है, कहते हैं कि उस समय तो ये सब था नहीं, ना तो राजनीतिक दल थे, ना सामाजिक रूल कुछ नियम था ऐसा कि समाज में जागरूकता लाना है, ये सब ऐसा तो कुछ था नहीं, तो इसका मकसद ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा जहाँ मुझे समझ में आया। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे मेरे समझ में जो आया, मुझे थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करना है कि उस समय नहीं था मकसद, ठीक है, लेकिन आज के दिन में जो आज का समाज है, संगठित समाज है, उसमें कहीं ना कहीं वो डेवलप हो चुका है कि हम इसके थ्रू मैसेज भी दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप कहने का मतलब? खैर, इसको डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा कि समय के साथ परिवर्तन आता है और नाटक के जो खेल है उसमें भी ये परिवर्तन आ गया है, और ये अच्छा परिवर्तन है, एक तरीके से ख़राब परिवर्तन नहीं है। ओके, अब कलात्मक अभिव्यक्ति की आकांक्षा भी आदिम समाज में पैदा नहीं हुई थी। उसके आगे पढ़ते हैं। फिर उन्होंने नाटक क्यों करना आरंभ किया? जो लोग उस समय अपने आसपास वनैले जीवों से घिरे हुए थे, जिनको प्रतिदिन के भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था और जिनको अपने परिवार और संबंधियों को जीवित रखने के लिए रोज़ाना जूझना होता था, उन्होंने नाटक करना क्यों शुरू किया? इसका कारण संभवतः उस अमूर्त अवधारणा की खोज थी जिसे सत्य कहा जा सकता है। इसी ने उस विधा को जन्म दिया जिसे आज हम अनुष्ठानिक रंगकर्म कहते हैं। ये हमारे लिए समझना आवश्यक है कि ईश्वर की अवधारणा या सत्ता का उदय और रंगकर्म का जन्म साथ साथ हुआ। वे साथ साथ ही जन्मे, बल्कि साथ साथ नहीं जन्मे, बल्कि एक दूसरे से अविभाज्य भी हैं। रंगकर्म ईश्वर को एहसास करने का या उसे पाने का माध्यम बनकर उदित हुआ है। ये ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का, उससे शिकायत करने का और उससे संवाद करने का एक जरिया था। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे समूह हैं जो रंग कर्म के सहारे ईश्वर से संवाद करते हैं। सिर्फ आधुनिक समय में ही नहीं, सिर्फ आधुनिक समय में ऐसा हुआ है कि रंगमंच या रंगकर्म संगठित धर्म से अलग हो गया है। इस बदलाव के बावजूद मुझे नहीं लगता कि जिस बुनियादी धारणा से रंगकर्म रंगमंच पैदा हुआ वह बदल गया है, और वो है सत्य का संधान। ओके, ये ख़त्म हो गया पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। इसका सब हेडिंग है अनुष्ठान और रंगमंच। ग्रीक रंगमंच में भी वह, ये बार बार ना पेज उड़ जा रहा है, तो मैं इसको ना किसी चीज़ से ओके अभी पढ़ते हैं, आगे से इसको ध्यान देंगे। अनुष्ठान और रंगमंच। ग्रीक रंगमंच में भी वह प्राचीन भारतीय रंगमंच में भी नाटक अनुष्ठान के अंग के रूप में आयोजित होता था। सभी अनुष्ठान बेहद नाटकीय होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू पूजा परंपरा को ही लीजिए। आराध्य देव की मूर्ति या उसके विग्रह को नहलाया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, उसको भोग लगाया जाता है और शयन के समय उसके लिए पद गाए जाते हैं। यही नहीं, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के समय भी अनुष्ठान किए जाते हैं। दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में विवाह के मौके पर भी
काशी यात्रा नाम का एक अनुष्ठान होता है। इसमें जताता दूल्हा यह जताता है कि वो उच्च अध्ययन के लिए काशी यानी वाराणसी जाना चाहता है, इसीलिए शादी नहीं करेगा। फिर दुल्हन का पिता उससे अनुनय विनय करता है कि ऐसा न करे और कई युक्तियों का प्रयोग करके उसे मनाया जाता है। आखिरकार पिता दूल्हे को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार कर लेता है। महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अनुष्ठान ही है। क्या इन सब में नाटक के तत्व नहीं है? ओके ओके, ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। सच्चाई और यथार्थ, ये सब हेडिंग है। पर सवाल है कि रंग कर्म सच्चाई की खोज के लिए इस तरह का तिरछा रास्ता क्यों तय करता है? क्या सच्चाई सीधे सीधे जानी नहीं जा सकती? आखिरकार असत्य तो तुरंत पकड़ा जाता है। इसका जवाब है कि असत्य तो प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए मोटे तौर पर जल्द समझ में आ जाता है, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए वक्त लगता है। यथार्थ भी प्रत्यक्ष होता है। हर अखबार, हर खबरिया टीवी चैनल रोज़ाना यथार्थ को परोसते रहते हैं। हकीकत तो ये है कि हम रोज़ाना ही यथार्थ के वाक्यों से आलिप्त रहते हैं, और यही समस्या है। हम सच्चाई नाम के शब्द को अस्पष्ट रूप से ग्रहण करते हैं और यथार्थ को ही सच्चाई समझने का भ्रम पाल लेते हैं। पर यथार्थ सच्चाई नहीं है। वस्तुतः ये सच्चाई को जानने में मुख्य अवरोधक तत्व है। यथार्थ के साथ समस्या ये है कि वह हमें अपने से परे जाकर देखने नहीं देता। अच्छा, अपने से परे जाकर देखने नहीं देते का मतलब क्या है? अब आगे इसमें आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि कुएं का मेढक उसी को पूरी दुनिया मान लेता है। यथार्थ भी हमें कुएं की तरह घेरे रहता है। समझ पा रहे हैं? कुएं का मेढक वाला जो पहेली है वो आप सुने होंगे कि कुएं का मेढक को लगता है कि ये कुआं ही पूरी दुनिया है। उसी तरीके से यथार्थ जो है हम लोगों को इस तरीके का माइंडसेट दे देता है कि हम लोगों को लगता है कि यही तो है सच्चाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यथार्थ और सच्चाई आपस में संबंधित हैं, लेकिन एक दूसरे के पर्याप्त नहीं। सच्चाई ठोस या मूर्त नहीं होती, लेकिन यथार्थ ऐसा ही होता है। यथार्थ को महसूस किया जा सकता है, उसे छू और अनुभव कर सकते हैं, इसे मापा भी जा सकता है। इतना ही नहीं, इतना कि हमें लग सकता है कि हमने वस्तु या मामले की सच्चाई समझ ली है। पर हम सिर्फ वस्तु या मामले को सिर्फ वस्तु की तरह समझते हैं, वो भी आंशिक तौर पर। कोई वास्तविक वस्तु अपना वही रूप हमें दिखा सकती है जो हमारे सामने होती है। ये हमारी दृष्टि से ओझल पहलू या पहलुओं को नहीं दिखा सकती। अगर इसे घुमाकर भी देखा जाए तो इसका दूसरा भाग दिखता है। अगर इसे घुमाकर भी देखा जाए तो इसका दूसरा भाग दिखता है, लेकिन पहले देखा गया पहलू नज़रों से ओझल हो जाता है। इसीलिए यथार्थ में हुआ अनुभव हमेशा आंशिक होता है। यथार्थ का आभास हमेशा आंशिक होता है। मिसाल के लिए हमें लगता है कि हमने पूर्णमासी के दिन पूरे चांद को देख लिया। क्या सचमुच हम पूरे चांद को देख पाते हैं? नहीं। ज़मीन पर खड़े होकर कोई भी पूरे चांद को नहीं देख सकता। चांद का एक हिस्सा हमेशा ज़मीन या पृथ्वी से अदृश्य रहता है। इसीलिए पूर्णमासी के दिन भी हमें पूरे चांद के एक हिस्से को ही देख पाते हैं। हम पूरे चांद के एक हिस्से को ही देख पाते हैं। सच्चाई भी चांद की तरह होती है। इससे
इसे यथार्थ के दायरे में रहकर पूरी तरह नहीं पाया जा सकता है। ओके, ये एक पैराग्राफ खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा ही सरल भाषा में लिखा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी मैं अपने तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख ही रहा हूँ आप लोगों के सामने। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सब हेडिंग है, एक अति इंद्रिय या लोकोत्तर प्रक्रिया। हम आसानी से यथार्थ वाली दुनिया से परे नहीं जा सकते। हम मंच पर किसी अवास्तविक संसार की सृष्टि करते हैं। हम एक कहानी बनाते हैं। बतौर अभिनेता हम मंच पर एक काल्पनिक संसार रचते हैं जिसमें काल्पनिक चरित्र होते हैं। इस तरह हम कोशिश करते हैं कि इस दुनिया की सच्चाई को प्रत्यक्ष तरीके से जान लें। यही रंगमंच का नाटक है। रंगमंच लोकोत्तर या अति इंद्रिय अनुभूति प्रदान करता है, ठीक उसी तरह जैसे ईश्वर के साक्षात्कार की अनुभूति लोकोत्तर या अति इंद्रिय होती है। संगीत और कविता का रसास्वादन करने से भी यही लोकोत्तर अनुभूति होती है। रंगमंच भी अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो वैसा ही लोकोत्तर अनुभूति प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से किया जाए तो, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाटक का विषय। अभी तक हमने रंगकर्म के काल्पनिक पहलू या उसके मिथ्या आधार की बात की है। अब प्रश्न है कि कल्पना का विषय क्या हो। उत्तर यह है कि ये कुछ भी हो सकता है। ये समय के मुताबिक बदलता रहता है। विषय बदल सकता है लेकिन लोकोत्तर अनुभूति की प्रक्रिया नहीं बदल सकती। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नाटक का जो विषय है कि किस सब्जेक्ट पे हम नाटक करें, क्या उसका मैसेज होना चाहिए या क्या उसका आधार होना चाहिए, टॉपिक क्या होना चाहिए, ये बदल सकता है समय के अनुसार, ठीक है। लेकिन उसका जो रस है, जो नाटक एक रस प्रदान करता है देखने वाले को या करने वाले को भी, जो नाटक करता है उसको भी एक आनंद आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो नहीं बदल सकता। टॉपिक बदल सकता है, रस का आनंद नहीं बदल सकता। समझ पा रहे हैं आप? मतलब उसमें अलग अलग जो रस हैं वो मिलने चाहिए लोगों को, आप चाहे जिस भी टॉपिक पे करिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मानव इतिहास के दौर में ख़ास तरह की समस्याएं होती हैं। परिणाम स्वरूप रंगमंच या रंगकर्म उस खास समस्या के निदान को अपना विषय बनाने का प्रयास कर सकता है। यदि किसी एक दौर में विशेष तरह की रूढ़ियों पर केंद्रित होता है, जैसे सोफोक्लीज के नाटक एडिपस रेक्स में एडिपस ग्रंथि पर था, ये एग्जाम्पल है, तो दूसरे दौर में प्रेम और विवाह के विषय पर भी, जैसे कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम या वाल्मीकि के रामायण में हुआ। इसी कड़ी में रंगमंच किसी राजनैतिक मुद्दे को उठा ले सकता है, जैसे बर्टोल्ट ब्रेस्ट और मैक्सिम गोर्की के नाटकों में होता है। चौथी तरह में सामाजिक मसले हो सकते हैं, जैसे मोहन राकेश के आधे अधूरे में या लंकेश की संक्रांति में पाए हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं कि ये राइटर हैं और इनके जो नाटक हैं उनमें क्या क्या टॉपिक था। आगे, विषय जो भी हो उसका मकसद वही होता है, कई पहलुओं का अनुसंधान करते हुए सच्चाई को पाना। ये पैराग्राफ खत्म, इसके आगे पढ़ते हैं। सब हेडिंग है वास्तविक, यथार्थ और यथार्थवाद। इस दिशा में हम और आगे बढ़ें, हमें
यह समझना है कि कोशिश करनी चाहिए, हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यथार्थ और यथार्थवाद का क्या मतलब है। जैसे कि हमने अभी दर्ज किया, वास्तविक चीज़ें जो हैं जिनको हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, मिसाल के लिए आपके आगे रखा गया टेबल, आपके पीछे खड़ी दीवार, आपके हाथों में कलम या मोबाइल, ये सब वास्तविक चीज़ें हैं। आपके बगीचे में खिला फूल, मेरा नुक्ता थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा। आपके बगीचे में खिले फूल, आपका दुलारा कुत्ता, आपकी माँ, आपका पुरोहित, ये सभी वास्तविक चीज़ें हैं। उसी तरह आपके आसपास बहती हवा या फैला हुआ कोहरा, सुगंध, जिन चीज़ों का मैंने उल्लेख किया वो दो तरह की हैं। एक तो वे हैं जो हम छू या देख सकते हैं, दूसरी तरह की चीज़ें वे हैं जिनको हम अपनी श्रवण या घ्राण शक्ति से महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं अथवा अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं। अलग अलग कलाओं के सिलसिले में आप लोगों ने यथार्थवादी पेंटिंग, यथार्थवादी रंगकर्म या यथार्थवादी अभिनय के बारे में सुना होगा। इन सब में यथार्थवादी का अर्थ क्या है? यदि कोई नाटक अपने को अभिव्यक्त के प्रसंग में उन पक्षों तक सीमित रखे जिनको हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं, तो हम उसे यथार्थवादी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हेनरी इब्सन का डॉल्स हाउस या एंटन चेखव का तीन बहनें यथार्थवादी नाटक हैं। स्टैनिस्लेवस्की द्वारा निर्देशित ज़्यादातर नाटक यथार्थवादी थे। इसी तरह यदि कोई अभिनय शैली भौतिक जगत को अभिव्यक्त करे तो उसे यथार्थवादी अभिनय शैली कहेंगे। हम सब अपने रोज़ाना के जीवन में बसों में चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, पानी में गिरते हैं, भात खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, रेलगाड़ी में बैठकर यात्राएं करते हैं। यथार्थवादी रंगमंच इन और ऐसे कार्यकलापों को मंच पर दिखाता या सूचित करता है। इस अर्थ में यथार्थवादी रंगमंच अपने को तार्किक संसार या सीमित रखता है, तार्किक संसार तक सीमित रखता है। यह अति इंद्रिय या लोकोत्तर अनुभवों की तरफ कम ही ध्यान देता है। आप पूछ सकते हैं कि लोकोत्तर या अति इंद्रिय अनुभव क्या है? ईश्वर का पृथ्वी पर अवतार लेना, ये आंसर है। किसी भूत का किसी सड़क पर विचरना या किसी घर में वास करना लोकोत्तर या अति इंद्रिय अनुभव है। कला की व्यापक दुनिया में यथार्थवाद एक छोटा सा हिस्सा है। कला अतार्किक और अवास्तविक दुनिया का भी अनुसंधान करती है। उदाहरण के लिए कला इस बात की भी अन्वेषण कर सकती है कि क्या होगा अगर आदमी हवा में उड़ना शुरू कर दे। जैसे कि रूसी लेखक मिखाइल बुल्गाकोव, नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बुल्गाकोव के उपन्यास मास्टर ऑफ मार्गरीटा में था। कला की दुनिया में हाथी भी मनुष्य की तरह बात कर सकते हैं या मुर्गी गाना गा सकती है, जैसे कि बच्चों के नाटकों में होता है। हकीकत तो ये है कि हाल तक रंगमंच पर मुर्गियों को गाते या हाथी को बात करते हुए अक्सर सुनते या देखते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी हाल ही का समय था जब कई रंगमंच पे ऐसा दिखाया जाता है कि मुर्गी किसी कैरेक्टर में है और वो बात कर रही है। ओके, मतलब मुर्गी इंसान बना हुआ है, इंसान जो भी। आगे बढ़ते हैं। अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ, जादुई हरकतें, मिथकथीय चरित्र और अति प्राकृतिक जीव कलात्मक अभिव्यक्ति और के अनिवार्य अंग रहे हैं।
ये समझना ज़रूरी है। ओके, ये बता रहे हैं कि ये सब समझना ज़रूरी है। अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये है पिस्सुग्रस्त श्वान, ये हेडिंग है, सब हेडिंग है। अब इसके अंदर क्या है वो समझते हैं। अब हम फिर से रंगकर्म के सत्य पर बात करें। यथार्थ सत्य की प्रतीत होने में कैसे बाधा उत्पन्न करता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने उस श्वान यानी कुत्ते को देखा होगा जो पिस्सुओं से ग्रस्त हो जाता है और खुजली से परेशान है। वो अपना पिछवाड़ा इधर उधर करता या हिलाता रहता है, फिर अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, दौड़ने भागने लगता है, फिर रुक जाता है, ज़मीन पर घुटने लगाता है और फिर अपने को खुजाना शुरू कर देता है। ये श्वान लगातार परेशान है और असंतुष्ट रहता है, क्योंकि अपने क्लेश का निदान नहीं कर पाता है। यही यथार्थ है। पर सत्य क्या है? अच्छा, यथार्थ ये है कि वो कुत्ते की तरह है कि जो पिस्सुओं से ग्रस्त है, मतलब कि उसके कीड़े पड़ गए हैं उसके पीछे और वो उसको खुजा रहा है, वो इधर उधर परेशान है, लेकिन वो उसका निदान नहीं कर पा रहा है। अब सत्य क्या है ये समझते हैं। पर सत्य क्या है? श्वान की मुख्य समस्या पिस्सुग्रस्तता है। ये श्वान की चमड़ी से संबंधित है, इसका निदान हो सकता है, यही सत्य है। लेकिन श्वान तो अपनी खुजली के यथार्थ से परेशान है। वो अपनी खुजली से आगे सोच नहीं पाता। खुजली खुजली और खुजली। यथार्थ भी हमें उसी तरह फंसा देता है जिस तरह श्वान खुजली में फंस जाता है। मतलब कि जिस तरह कुत्ता खुजली में फंसा हुआ है, उसी तरीके से यथार्थ हमें फंसा देता है। और यही यथार्थ और सत्य में डिफरेंस भी है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। ये पैराग्राफ खत्म, आगे बढ़ते हैं। रंगकर्म एक दूरी निर्मित करता है। रंगकर्म इस पिस्सुग्रस्तता का इलाज कैसे करता है? अब समझते हैं कि नाटक जो है, ये जो कुत्ता है जिसके पिछवाड़े में पिस्सू है, उसको कैसे ठीक करता है। ये ठीक करता है रंगकर्म। अब कैसे? अब पिस्सू की जगह वो इंसान को लीजिएगा जो समाज है, और उस कीड़े के जहाँ समाज में जो एक तरीके से जो समस्या है समाज में, उसको वो पिस्सू की तरह लीजिएगा और कुत्ते की तरह उस समाज के लोगों को लीजिएगा। अब देखते हैं कि रंगकर्म इसको कैसे ठीक करता है। रंगकर्म इस पिस्सुग्रस्तता का इलाज कैसे करता है? यह इसके लिए किसी सत्संग का आयोजन नहीं करता और न किसी पिस्सू मुक्त विश्व यानी यूटोपिया की रचना करता है, न ही स्वस्थ और खुश श्वान की रोमांटिक कल्पना करता है। ये सिर्फ एक पिस्सुग्रस्त श्वान की कहानी को सामने लाता है। हाँ, ऐसा करते हुए श्वान और दर्शकों के बीच मंच के माध्यम से एक दूरी निर्मित करता है। मंच पर श्वान भौंकता है, इधर उधर भागता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिनेता मंच पर श्वान का अभिनय कर रहा होता है। वो उसकी पिस्सुग्रस्तता की पीड़ा को सामने लाता है। यही रंगकर्म का तरीका है, एक सरल और प्रभावशाली तरीका। कहने का मतलब ये है, वैसे तो बड़ा ही सरल लिखा हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मतलब यही है कि समाज की समस्याओं को समाज के सामने रख देता है। वो पब्लिक को थर्ड आई की तरह दिखाता है कि देखो, तुम जिस चीज़ में जी रहे हो उसमें ये प्रॉब्लम है। वो बस उसको उस चीज़ से अवगत करा देता है, और फिर वहाँ के जो लोग हैं उस चीज़ पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं, और फिर लोग खुद से उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। रंगमंच सॉल्व नहीं करता, उसका तरीका है वो सामने ला के दे देगा आईने की तरह कि भाई ये समस्या है, ये हमने कर दिया परफॉर्म आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक तरीके से ये ना दार्शनिक चीज़ भी है,
इसीलिए मुझे अभिनय या ये फील्ड बहुत पसंद है कि इसमें आपको समझने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अवास्तविकता या झूठ का आविष्कार। मैंने रंग कर्म के झूठे या मिथ्या आधार की चर्चा की है, लेकिन रंगमंच या थिएटर के क्षेत्र में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिन्होंने इस आधार के झूठेपन पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। पोलैंड के प्रसिद्ध रंग निर्देशक जेर्जी ग्रोटोवस्की ने गरीब रंगकर्म नाम से एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने रंगकर्म को बाहरी या ऊपरी तामझाम से मुक्त करते हुए इसके मूल को पाने और दिखाने पर बल दिया। ग्रोटोवस्की के मुताबिक रंगकर्म या रंगमंच का मूल क्या है? ग्रोटोवस्की ने पूछा, रंगकर्म को अभिनेता की झूठी अभिव्यक्ति या झूठ पर आधारित क्यों होना चाहिए? हम सब वास्तविक हैं। आप भी वास्तविक हैं। फिर हमारे बीच में झूठ या मिथ्या की ज़रूरत क्या है? ग्रोटोवस्की ने प्रोसेनियम यानी मंच केंद्रित रंगमंच की धारणा को ध्वस्त करते हुए अभिनेता और दर्शकों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया और उनको एक ही स्पेस में रखा। इस तरह उन्होंने रंग कर्म में दर्शकों और अभिनेताओं की सहभागिता की धारणा को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। ग्रोटोवस्की ने रंगमंच के क्षेत्र में मंच, ऑडिटोरियम, मंच सज्जा, मेकअप, वस्त्र सज्जा, नाट्यालेख और जैसे पहलुओं को मिथ्या मानते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। वह रंगमंच के मूल पर टिका रहा है, जो उसके मुताबिक अभिनेता का शरीर और दिमाग होता है। उसने नाटक में कहानी या आख्यान की अवधारणा को भी अस्वीकार कर दिया। पर रंगकर्म के इन अवधारणाओं के पूर्ण अस्वीकार ने ग्रोटोवस्की को आध्यात्मिक बना दिया। आखिरी के दिनों में उन्होंने नाटक करना बंद कर दिया। बादल सरकार के प्रयोग। अच्छा, इस पैराग्राफ में क्या था? इस पैराग्राफ में प्रसन्ना जी ने एक उदाहरण दिया है कि ग्रोटोवस्की का जो गरीब नाटक था वो क्या था। वो ये मानते थे कि उनका जो मेकअप है, जो वस्त्र सज्जा है, ये सारी चीज़ें बहुत झूठी हैं और सच्चा क्या है, वो है अभिनेता और अभिनेता का दिमाग। और मतलब वो कहते थे कि कम से कम संसाधनों में नाटक करना ही सत्य है। कहते थे इतना तामझाम नहीं करना चाहिए। और हुआ क्या कि लास्ट में वो जो है एक मतलब नाटक करना ही बंद कर दिए, वो आध्यात्मिक हो गए। हालांकि अभिनय या अभिनेता को आध्यात्मिक होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रयोग इसमें बताते हैं जो कि बादल सरकार के प्रयोग हैं। हो गए। बादल सरकार एक नाम है। भारत में भी रंगकर्म के मिथ्या आधारों को अस्वीकार करने के प्रयोग हुए। बांग्ला के प्रसिद्ध रंगकर्मी, निर्देशक और नाटककार ने तीसरा रंगकर्म नाम के एक रंग आंदोलन शुरू किया। तीसरा रंगकर्म नाम था और ये एक आंदोलन था। और क्या आंदोलन था वो समझते हैं। ग्रोटोवस्की की तरह उन्होंने भी प्रेक्षागृह, मेकअप, वस्त्र सज्जा, मंच सज्जा आदि को अपने रंगमंच में नकार दिया, मतलब निकाल दिया। इन सब चीज़ों को, इन सब पहलुओं को हटा दिया। बादल सरकार और ग्रोटोवस्की ने ऐसा क्यों किया? उनकी ऐतिहासिक बाधाएं क्या थीं? उनके मुताबिक रंगकर्म अपने मूल मंतव्य से परे चला गया है, उसकी गरिमा गिर गई है। ग्रोटोवस्की को लगा कि मिथ्या या झूठ आधार ही नहीं बल्कि
पूरा रंग कर्म ही भ्रष्ट हो गया है। उनके मुताबिक रंग कर्म उनके मुताबिक रंग कर्म मेक बिलीव या विश्वास कराने की जो क्षमता रखता है वही खो चुका है। इसी कारण अपनी जीवंतता भी और साथ ही ये अतिरिक्त रूप से आलंकारिक और अतिरिक्त बुर्जुआ हो गया है। अच्छा, बुर्जुआ का मुझे मतलब नहीं पता कि क्या है, लेकिन कहने का मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है रंगमंच के मूल चीज़ों को हटा दिया है। वो रंगमंच जो अपना मूल था वो खो दिया है वस्त्र सज्जा मेकअप और ये सारी चीज़ें आने के बाद। अच्छा, आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। अर्थहीन मनोरंजन। जब रंग कर्म अपनी जीवंतता खो देता है तो सिर्फ इसका मिथ्या आधार ही बचा रहता है। सत्य हवा में विलीन हो जाता है और रंग कर्म अर्थहीन मनोरंजन में तब्दील हो जाता है। ऐसे में यह ज़रूरी होता है कि इसके बुनियादी नियमों या तत्वों को प्रश्नांकित करें, पर यह प्रश्नांक भी नियमों को पुष्ट ही करता है। यह हमें रंगमंच के भटकाओं की याद दिलाता है। अच्छा, ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 51 मिनट हो गया और मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं 51 मिनट से पढ़ रहा हूँ इस किताब को। इतना मज़ा आने लगा था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये समझ नहीं आया होगा कि इतना टाइम बीत गया। अच्छा, ये क्यों होता है इस तरीके से? जब आपका आकर्षण रहता है किसी भी चीज़ के प्रति सीखने में, और सीखने का मतलब क्या है कि उस चीज़ों को जानने में, ठहर के, रुक के, एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को, एक एक वर्ड को समझने में, उसके पीछे का सबटेक्स्ट समझने में, तो आपको बड़ा ही अच्छा लगने लगता है। आप खो जाते हैं उसमें। वो आपके लिए एक तरीके से कार्य नहीं रहता है कि जो थोपा जाए। ये आपने स्वेच्छा से स्वीकार किया है तो आपको मज़ा आने लगता है, तो आप करते जाते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है आज, और ये देख सकते हैं किताब है, ये डिटेल है। और ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना मैसेज, इस किताब का जो मैसेज था वो कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फॉलो करना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सीरीज़ को। मैं अपलोड करता रहूँगा। मैं डेट फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि कब अपलोड होगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ, अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू, बाय।